हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपका 1 नवंबर को जो मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 10th हुआ है सब्जेक्ट साइंस, इसका जो कोड है 860086। ठीक है, और ये आपका जो पेपर है इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, तो मैं ये आज डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, विथ सॉल्यूशन। एंड जो आपके सॉल्यूशन होंगे वो कहाँ से होंगे? NCERT से। मीन्स कि NCERT में इनके आंसर कहाँ है? वो दिए गए समीकरण में किसका ऑक्सीकरण उपचयन हो रहा है, विच इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, इसमें से आपको बताना है इस रिएक्शन में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपकी जो रिएक्शन दे रखी है 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। ठीक है, अब इसमें देखना है ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है। आप समझते हैं कि ऑक्सीडाइज क्या होता है। ठीक है, आपका जो NCERT में पेज नंबर 12 है क्लास 10th में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़ा है, इसके अलावा ऑक्सीडाइज और रेड्यूस्ड। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, जो गेन करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पेपर में और देखते हैं कि क्या उसमें से ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। FeH2O Fe3 4H2। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें Fe यहाँ पे आपका हो गया है Fe3O4। यहाँ पे Fe ने ऐड अपने में ऐड क्या कर लिया है? Fe3O4 हो गया है ना, O को ऐड कर लिया, गेन कर लिया, ले लिया है। तो लेने वाला कौन है? Fe है। ठीक है, ऑप्शन में आपका ए दिया हुआ है Fe, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका Fe। ठीक है, सेकंड आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है When Ag is exposed to air it gets a black coating of। मीन्स Ag आपकी होती है सिल्वर जब एयर में एक्सपोज्ड होती है, खुली हम इसको छोड़ देते हैं, रखते हैं, तो इसमें काले रंग की परत चढ़ जाती है, वो क्या होती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी Ag2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3, निम्न में से किस लवण का pH मान सबसे कम है? अब pH मान देखिए सबसे कम किसका है। आंसर तो आपका इसमें जो दिया हुआ है NH4 ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट आपका है। इसमें से पूछा है कि किस लवण का pH मान सबसे कम है। अब देखिए सबसे कम जो pH मान जो होता है वो किसका होता है? हम जानते हैं कि एसिड होते हैं। सबसे जो कम 0 से कम वाले एसिड होते हैं, 0 आपका न्यूट्रल होता है, उससे ज़्यादा जो होते हैं वो नेचर में बेसिक या एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, अब बात आई NH4 ये है, तो आपका ये होता है, इसका जो pH जो वैल्यू होती है आपकी कम होती है। ठीक है, लवण भी पूछा है, इसमें से कौन सा सॉल्ट है आपका? निम्न में से किस सॉल्ट की जो pH वैल्यू कम होती है? ठीक है, अब इसमें है Na2HCO3, इसकी जो आपकी होती है pH वैल्यू मोर देन 7। ठीक है, तो इस मोर देन 7 मतलब ये नेचर में आपका बेसिक है। NaCl हम जानते हैं कि ऐसा लवण है जिसकी जो pH वैल्यू होती है 7। अगर हम बात करें K2SO4 की, तो K2SO4 जो फॉर्म होता है द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। आइए बात समझ में। अब इसकी जो स्ट्रॉन्ग बात है अगर एसिड की, ये बनेगा H2SO4 से और KOH से फॉर्म होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा? जो बनेगा ये सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल बनता है, इसकी pH वैल्यू 7 आ जाती है। अगर हम बात करें NH4 की, तो ये बनता है या ये फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से, और वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो मीन्स कि एसिड जो इसमें है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पावर यहाँ पे जो होती है इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? एसिडिक, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो pH वैल्यू होती है कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ए है। समझते हैं फोर्थ, जब CaOH की CO2 गैस के साथ अभिक्रिया होती है तो एक लवण बनता है, इस लवण की क्या प्रकृति होगी? ठीक है, जो फोर्थ का आपका आंसर है वो क्या है? देखिए, जब क्या होता है नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड रिएक्शन किससे करते हैं? कैल्शियम या बेस से करते हैं। ठीक है, बेस जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमें देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हमारा है CO2, बेस है हमारा CaOH की होल 2। ठीक है, तो ये हमारा बेस, सॉल्ट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे?
सॉल्ट हमारा हो जाएगा इसमें आपका CaCO3 प्लस वाटर हमारा इसमें से निकलता है H2O, ठीक है। तो CaCO3 और H2O, तो इसका जो हमें मिलता है एक तो वाइट प्रेसिपिटेट हमें फॉर्म होता है, और हम जानते हैं कि मेक लाइम वाटर मिल्की। ये टेस्ट भी है, CO2 गैस पास कराने से हमें CaCO3 मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इससे क्या हो जाता है, हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, सॉल्ट, तो इसका नेचर क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ है कि विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस, यानी कि किस अधातु में चमक होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आपका पूछा है, ये 1 मार्क्स का है, तो इसमें हम लिख देंगे आयोडीन, ठीक है। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, इनमें भी क्या होती है, लस्ट्रस ही होते हैं। तो जो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका होगा आयोडीन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है, इसी का जो और दिया हुआ है, 2 ऐसे धातुओं के नाम लिखें जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नेम 2 मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम जो आपके होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल देना और बताना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। दोज मेटल ऑक्साइड विथ सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल के ऐसे ऑक्साइड जो क्या शो करते हैं, नेचर में एसिड और बेस दोनों की तरह ही नेचर या बिहेवियर शो करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आपका Al2O3 एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपका इसका ZnO है, बट यहाँ पे आपका एक ही एग्जाम्पल पूछा हुआ है, तो आप लिखेंगे Al2O3 या ZnO, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें दिया हुआ है, दोज मेटल ऑक्साइड विथ सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल एंड जिंक मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के मेटल और जिंक के मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया Al2O3 और ZnO दोनों ही आपके नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। और ये ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड से और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। अब हम देख सकते हैं, देखिए यस, अब Al2O3 जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्यों है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसी एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा। अब Al2O3 यहाँ पे HCl से रिएक्शन करता है, तो AlCl3 एक सॉल्ट देता है, वाटर देता है, ठीक है। अगर हम Al2O3 की बात करें, यहाँ पे बेस से रिएक्शन करता है, तो हमें क्या देता है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सॉल्ट एंड वाटर हमें दे रहा है, ठीक है। तो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आपका है, निम्न में पोषण के तरीके का नाम लिखे। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नीम वृक्ष। नीम ट्री में बताना है कि कौन सा न्यूट्रिशन होता है, और फफूद कवक फंगी में बताना है आपने, ठीक है। तो कौन सा न्यूट्रिशन है, जो नीम ट्री होता है, आप जानते हैं कि प्लांट है तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, अपना जो फूड है वो खुद बनाता है। और बात रही कि कवक की, तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रॉपिक होता है, जो किस पर डिपेंड होते हैं, डेड और डिके, सड़े गले पदार्थों से अपना फूड बनाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। तो जो फंगी है इसका न्यूट्रिशन होता है आपका सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें और में क्या इसी का जो पूछा हुआ है, क्रमाकुंचन क्या है, व्हाट इज पर्सिस्टेलिस, ठीक है। व्हाट इज पर्सिस्टेलिस, ये तो पर्सिस्टेलिस क्या होता है, एक मूवमेंट होता है। ये जो रिलेटेड टर्म है ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा है, जब हम फूड स्वैलो करते हैं तो हमारा क्या होता है, निगलने की जो फूड की प्रोसेस होती है वो एसोफेगस से हमारा फूड जाता है, ठीक है, स्टमक में। तो यहाँ पे जो एक मूवमेंट होता है, यही एक मूवमेंट होता है, इसी को पर्सिस्टेलिस मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए चलो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। ये जरूरी है फूड को क्या करना, मूव करना रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब से, सो दैट इज कैन बी प्रोसीड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। द लाइनिंग ऑफ केनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पे आपकी मसल्स जो होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है रिदमिकली ऑर्डर में, और एक खाने को जो फूड है उसको पुश करती है नीचे की ओर, ठीक है। हमारा जो खाना है नीचे की ओर पुश कर दिया जाता है। तो यही जो मूवमेंट होता है, पुश होने का जो मूवमेंट होता है, दिस पर्सिस्टेलिक मूवमेंट्स अकर इन ऑल
अलोंग द गट। तो ये इसी मूवमेंट को, जहाँ पे खाना नीचे को धकेल दिया जाता है इसोफेगस में, ठीक है, तो आपका ये जो मूवमेंट होता है इसी को क्या कहते हैं, परसिस्टेलिक मूवमेंट, या आपका होता है परसिस्टेलिस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाया गया है। अधिकतम ऊर्जा किस पोषी स्तर पर उपलब्ध है, ठीक है। तो आपके ये लेवल दिए हुए हैं, ट्रॉपिक लेवल दिया हुआ है, तो मैक्सिमम एनर्जी लेवल आपने बताना T1, T2, T3, T4 मीन्स ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड 4, ठीक है। अब हम बात करें ट्रॉपिक लेवल की, चलिए इसे समझते हैं क्या है। इसका जो आपका ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है 258 पेज नंबर है एनसीईआरटी का, वहाँ से बना है फूड चेन एंड फूड वेब से। तो ठीक है, जो इसका आंसर है, अभी मैं सीधे आपको आंसर के जो आंसर आपके बन रहे हैं या आंसर आपके जो मुझे मिल रहे हैं एनसीईआरटी में, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रॉपिक लेवल, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल, यानी कि जो फूड का हर एक स्टेप होता है, लेवल होता है चेन का, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। द ऑटोट्रॉपस और द प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जो ऑटोट्रॉपस होते हैं, ऑटोट्रॉपस वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और जो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वो जो होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपके आते हैं, जैसे कि आपका दिया है, जैसे T1 T2 किया हुआ है वहाँ पे आपका पेपर में, तो प्रोड्यूसर हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो सन से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, सन की 1% एनर्जी लेते हैं, उसके बाद यहाँ से क्या होती है 10% जो एनर्जी होती है आगे जो होती है वो फॉरवर्ड होते रहती है। अब ये पूछा है कि कहाँ पे जो है मैक्सिमम जो एनर्जी है होती है वो कंज्यूम होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी को कौन कंज्यूम करता है, तो चलिए इसका आगे देखते हैं। और द एनर्जी अवेलेबल टू ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनाइज्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। देखिए एनर्जी का जब एक लेवल से, यानी कि एक से दूसरे लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे प्लांट को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी खाया तो सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वहाँ पे एनर्जी भी क्या हो रही है, आगे जा रही है, बट जा कैसे रही है, एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल, जब हर एक एनर्जी जो एनर्जी जो होती है, जब द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल, जब ये एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल में जाती है, कम होती रहती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिमिनाइज्ड प्रोग्रेसिवली, आगे को बढ़ते हुए कम होती रहती है, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो हर एक एनर्जी, हर एक लेवल में एनर्जी की क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है। अब लॉस होगा तो सोचिए फर्स्ट में जाएगी, यानी कि फर्स्ट के पास T जो 1 लेवल है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, T2 के पास उससे कम होगी, फिर T3 के पास एनर्जी और कम क्या होगी, तो इसका जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, T1 लेवल, ठीक है। लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, तो T1 लेवल के पास। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाई, वही सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी हुआ था, चलिए फिर से दिखा देते, ठीक है। तो यही आपका दिया हुआ है, ये प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ से ट्रांसफर हुई एनर्जी, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर, और वही है यहाँ पे आपका 10% लॉ भी लागू होता है जो आपका लिंडमैन ने दिया हुआ था। द ग्रीन प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं 1% एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, ठीक है, जो उनकी पत्तियों में गिरती है, कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे ये फूड एनर्जी में वो हो गई है, कन्वर्ट हो गई, यहाँ से क्या हो रही है, आगे को ट्रांसफर होती रहती है। व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, जब ग्रीन प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता रहता है, हीट टू द एनवायरनमेंट, सम अमाउंट ऑफ गोज इनटू द डाइजेशन एंड डूइंग वर्क। अब इनमें से देखो ये आपका क्या करेंगे, 10% का माना कि 10 है, 10% इसके पास है, तो उसमें से क्या करेंगे, पूरा 90% तो ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सारे काम करने में, जितने भी काम करेंगे, इसमें लिखा हुआ है डूइंग वर्क, जितने भी डूइंग वर्क, डाइजेशन, ठीक है, बाकी और है सम अमाउंट गोज, जो भी इसमें काम होते हैं उसमें खर्च कर देते हैं 90% अपनी। 10% जो होती है आगे के लेवल में एनर्जी जाती है, ठीक है, फिर इसका 10% ये आगे को क्या होती है, ट्रांसफ़र होते रहती है, ठीक है। Therefore, 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present in each step and reaches next level consumer. Since so little energy is available for next level, तो next level के पास क्या होती है, एनर्जी कम अवेलेबल होती है ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप। द लॉस ऑफ एनर्जी each step is so great the very little usable energy remains after a 4 tropic level, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ देखो, फर्स्ट का भी आंसर हमें मिल रहा है इसके, और सेकंड का आंसर तो इसमें है, मैंने पूरा ही इसको बता दिया है। देयर आर जनरली a greater number of individuals in the lower trophic levels ecosystem, the greatest number is the producer, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है किसके पास होती है, T1 लेवल के पास ही होती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक लेंस अपने सामने किसी भी स्थान पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह किस प्रकार का लेंस है? लेंस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट? तो इसका जो आंसर है हमारा वो है कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो कॉनकेव लेंस होता है ऑल पोजीशंस में ये किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट में रखा है, या इसके लेंस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि हर एक पोजीशन में ये कैसे इमेज बनाता है? इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, स्नेल का नियम बताएं। स्टेट स्नेल्स लॉ। अब देखिए स्नेल लॉ क्या है आपका। स्नेल जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स कांस्टेंट से इसको डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। मतलब कि जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन से ये क्वेश्चन आपका है, ये रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में आपका होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस का जो साइन आपका बनता है, ठीक है, इंसिडेंस का जो आपका एंगल बनता है साइन आई कहते हैं उसको, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू अ कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई इक्वल्स जो साइन आर होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। ठीक है, दिए गए कलर के लिए, किसी लाइट के दिए गए कलर के लिए, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, कि वो मीडिया कौन सा है, यानी कि किस मीडिया में वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, कि वो आपका क्या है, डेंस है या रेयरर मीडियम है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल का नियम कहते हैं ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर ये है। ठीक है। एक अभिसारी दर्पण 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु का 4 सेमी ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धन का मान बताएं। अ कन्वर्जिंग मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कन्वर्जिंग मिरर जो क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, यहाँ पे कितना मैग्निफिकेशन आपने है वो बताना है। अब इसमें 2 चीज़ दी हैं, एक तो रियल इमेज फॉर्म हो रही है, जो इमेज है कितनी लंबी है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है उसकी जो आपकी हाइट है वो है आपकी 2 सेंटीमीटर। अब आपका दिया हुआ था एनसीईआरटी में एच डैश और अपॉन एच, ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एम इक्वल्स में। बाकी बात है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, सबसे पहले हमें वो पहचानना है। वैसे तो आपका जो क्वेश्चन आपका बना है सिर्फ 1 मार्क्स का ही बना हुआ है, लेकिन इसे हम सॉल्व करके निकालते हैं। पहले समझेंगे कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर जो होता है आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, यही आपका जो बनाता है रियल इमेज बनाता है। ठीक है, रियल इमेज इसमें बन रही है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो आपका है ये यहाँ से इसमें पॉलिश कर देते हैं तो आपका बन गया कॉनकेव मिरर। इसमें जो रेस जाती हैं कन्वर्ज, मतलब जैसे कि क्या होती हैं, ये जो एक पॉइंट पे जाके मिलती है, इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे फोकस होती है। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब देखिए ये आपका, ये तो हो गया आपका कन्वर्जिंग मिरर। अब इसमें क्वेश्चन जो आपका पूछा, मैग्निफिकेशन पूछा है, रियल इन्वर्टेड जैसे आपको बता दिया, रियल आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है H2 अपॉन H1, या अलग अलग जो भी इसमें दिखाया हुआ आपको सीधे बता देती हूँ कि H1 आपका क्या होता है। यस, H1 जो आपका होता है, H2 जो होता है वो होता है हाइट ऑफ रियल इमेज। ठीक है, और H1 जो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ। अब देख लेते हैं इसमें हाइट ऑफ रियल इमेज क्या है। हाइट ऑफ रियल इमेज हमारी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और H2, अब H1 आपका दिया हुआ है और H2 आपका दिया हुआ है ना। H1 में जैसे कि मैंने आपको बताया, H1 आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है आपकी वो है इसमें कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बात आई H2 की, H2 जो हमारा है ऑब्जेक्ट की वो है आपकी 4 सेंटीमीटर है। अब बताइए इसमें रियल इमेज फॉर्म कर रहा है और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। इमेज जो बनेगी आपकी इस साइड में ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज आपकी बनेगी वो अब देखिए जो H2 हो जाएगा ना, इसमें 4 तो दी हुई है, जो इमेज की हाइट है वो 4 दी हुई है, लेकिन ये आपकी इमेज की जो हाइट है ये माइनस में आ जाएगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी यहाँ पर, ये आपकी किस में आ जाएगी, -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको तो माइनस में ही लेते हैं, और ये जो आपकी पॉजिटिव में रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ये कट हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसका जो आपका मैग्निफिकेशन है कितना है, -2 है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है? व्हाट इज द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन? ठीक, अब देखिए इसमें है आपका, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, कंफर्टेबली देखना है, ठीक है, डिस्टिंक्टली देखना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 25 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे अपनी आई से। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, जो सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होती है जिससे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस, इसी को हम लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट, इसी को हम नियर पॉइंट भी कहते हैं आई का, फॉर अ लॉन्ग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो आपका नियर पॉइंट यहाँ पे पूछा हुआ है कि नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट, यानी कि वो दूर का, अधिकतम दूर का पॉइंट जहाँ तक वो किसी वस्तु को देख सकता है, तो वो फार पॉइंट होता है आंखों का। और वो कितना होता है, इट इज़ इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आइज। ठीक है, तो आपका नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर और आपका जो फारदेस्ट पॉइंट होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना की वजह से उन्नत सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होता है? व्हाट फिनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट? इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, क्या रीज़न रहता है जिससे हमें सनराइज हो जाता है, तो सनराइज होने से पहले ही हमें सन दिखता है, और सनसेट हो जाता है उससे पहले सनसेट हो जाता है लेकिन हमें सन दिखाई देता है, क्या उसका रीज़न है? चलिए अब देखिए इसका आंसर आपका है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका क्या रीज़न होता है, देखिए द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर, जो हमें सन है वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है एक्चुअल सनराइज, यानी कि सनराइज होने से पहले हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और सनसेट होने के सनसेट हो जाता है लेकिन 2 मिनट हमें बाद तक दिखता है, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो इसका आंसर आपका सिर्फ 1 वर्ड का आंसर है, आंसर जो है आपका एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन वही है, इससे हमें क्या होती है ना, इसकी मेन पोजीशन बनती है, अपेरेंट पोजीशन जो होती है हमें दिखाई देती है। ठीक है, द अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सम फेनोमेनन। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन में देखा था ना, ये रिफ्रैक्शन की ही एक प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमोस्फेयर में हो रहा है, यह आपके अर्थ है। देखिए ये सन है, यहाँ पे सन है, ये आपका क्या दिया हुआ है, सनराइज का, जैसे कि सन निकला हुआ है ये, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से सन क्या है, ये हम जानते हैं कि अपने जो जब रेज जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है। तो हमने रिफ्रैक्शन में क्या देखा था, रिफ्रैक्शन में क्या था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने डायरेक्शन से सीधे ना जा करके वो क्या करती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, पाथ वो क्या होती है, ऐसे बेंट हो जाती है ना। ठीक है, तो सेम यही यहाँ पे फिनोमिनन इसमें भी होता है, जैसे कि जो सन की जो रेज है या लाइट है ये सीधे जा करके क्या होती है, माना इसका ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या हो गई है, ऐसे बेंट हो गई है। तो ये सन जो है, अगर इसको यहाँ हम ऐसे देखें, ऐसे ऐसे बेंट हो रही है, ऐसे बेंट हो रही है, तो ये रेज जो हमें है तो यहाँ दिखाई देती है, इसको हम यहाँ मिलाएंगे तो सन हमें यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन जो होती है आपकी अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन, इसी वजह से यही सनराइज में भी होता है, यही सनसेट में भी होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? व्हाई स्काई अपीयर डार्क टू अ पर्सन इन स्पेस? अब चलिए जो उसका आंसर है वो क्या है, व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफियर, जब सनलाइट क्या होती है ना, एटमोसफियर से जाती है, होके गुजरती है, द फाइन पार्टिकल्स इन एयर, एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्कैटर द ब्लू कलर, वो ब्लू कलर को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है मोर स्ट्रांगली देन रेड की कंपेयर में। द स्कैटरिंग ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइट, और हमारी आंखों में जो हमें पड़ती है वो कौन सा कलर दिखता है, ब्लू कलर ही पड़ता है, इससे हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है आपका, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है इसमें कि काला क्यों दिखाई देता। इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर, अगर हम बात करें कि अर्थ में एटमोस्फेयर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या है, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, तो वहाँ स्कैटरिंग नहीं होगी, देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क, तो उस कंडीशन में स्काई कैसा दिखता है, काला दिखता है, आसमान काला दिखाई देता है। द स्काई अपीयर्स डार्क, आसमान काला दिखता है टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं या उड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें आसमान काला दिखाई देता है। स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स, तो उस जगहों में जो होती है कह सकते हैं कि स्कैटरिंग नहीं होती।
तो यही आपका रीजन है जो आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है प्रश्न 14, 15, 16 के लिए 2 कथन दिए हैं, जिनमें एक है अभिकथन और दूसरा कारण है। नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी के अनुसार सही कथन का चयन करें। फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C and D as given below। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ पे A, B, C, D दे दिए गए हैं, इन्हीं में से आपने आंसर को क्या करना है, चूज करना है कि क्या दोनों सही हैं, A सही है, R सही है। आप क्वेश्चन में चले जाते हैं सीधे। चलिए अब फर्स्ट आपका 14 देखिए क्या दिया हुआ है। 14 आपका दिया हुआ है चिप्स निर्माता अक्सर चिप्स बैग को नाइट्रोजन जैसे गैस के प्रक्षालन फ्लश करता है। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद अ गैस सच एज नाइट्रोजन, यानी कि चिप्स बनाने वाला उसमें क्या गैस फ्लश करता है, नाइट्रोजन फ्लश करता है। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, या नाइट्रोजन गैस उसमें डालता है। दूसरा आपका है नाइट्रोजन प्रिवेंट्स रेंसिडिटी, नाइट्रोजन रेंसिडिटी से प्रिवेंट करती है। तो आपका जो है ए और आर इसमें दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, क्यों करेक्ट है ये भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो इसमें ए और आर वाला देखते हैं कौन सा ही करेक्ट है आपका दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर येस, तो इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट ए आंसर। ठीक है, सॉरी 14 का 14 आपका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते क्योंकि सारे आंसर तो इसी में से देखने हैं। 14 जो आपका आंसर है ए आपका करेक्ट आंसर है। अब क्यों है देखते हैं इसमें। देखो रेंसिडिटी में आपका दिया है ये पेज नंबर 13 एनसीईआरटी की बुक में। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फूड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं दे बिकम रैंसिड, वो रैंसिड हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। यूजली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अब इसीलिए क्या करते हैं, इनको रोकने के लिए ऑक्सीडेशन को इसमें क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। कीपिंग फूड एयर टाइट, तो इसे एयर टाइट कर दिया जाता है कंटेनर्स में। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, जिससे क्या हो इसका ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाए। आपने देखा है, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज द नाइट्रोजन प्रिवेंट द चिप्स। ये तो क्वेश्चन में दिया, लेकिन हाँ ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन उसमें डाल देते हैं गैस। क्यों, क्योंकि रेंसिडिटी से उसको वो बचाते हैं। तो ठीक है, इसमें ए और आपके जो दिया हुआ है क्या है आपका है, हाँ दोनों ही हैं। एक तो हमने पढ़ा हाँ कि चिप्स में फैट होता है, ऑयल तो होता है। ठीक है, ये तले भुने वाले होते हैं आपके। तो इसमें क्या है आपका ए करेक्ट और आर है जो इसे रेंसिडिटी से रोकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हमारा है 15। मानव हृदय में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में मिश्रित होते। इन ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, कह रहा है ये। सेकेंड आपके वॉल्व आर प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, और जिससे क्या होता है जो ब्लड का मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। चलिए इसका देखते हैं आंसर। अब इसमें देखिए हार्ट के बारे में इसमें दिया हुआ है, ज़्यादा ना पढ़ते हुए हम देखते हैं सीधे। इसमें है बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर, हार्ट में डिफरेंट चैम्बर होते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं। वो चैम्बर क्यों होते हैं, क्योंकि जिससे कि दोनों ही ब्लड ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स ना हो जाए। ठीक है, यानी कि मिक्स इसमें नहीं होता है। हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, अब आर की बात आई। आर के लिए इसमें दिया है वॉल्व एंश्योर द ब्लड डजंट फ्लो बैकवर्ड। वॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि जिससे वॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि जिससे हमारा ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो। ठीक है, बैकवर्ड फ्लो ना हो। व्हेन द एट्रियस और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बैक फ्लो ना होना, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें है वॉल्व आर प्रेजेंट इन हार्ट विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब वही है कि बैकवर्ड फ्लो ना हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना, मतलब पीछे बैकवर्ड फ्लो ना होना या एक डायरेक्शन फ्लो होना, बात एक ही है। तो हमारा ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, बट ए का जो आर है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए और आर इसमें देखते हैं हम कौन सा है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही कारण नहीं है अभिकथन बी का। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन ए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 15 का आंसर हमारा है बी। 16 है हमारा सेकेंडरी रेनबो इज फेंटर देन प्राइमरी वन। ठीक है, जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो कैसा होता है, फेंटर होता है प्राइमरी वन से। और इसका जो है सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन इज अ 3 स्टेप्स प्रोसेस एंड हैंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स इज रिड्यूस्ड।
सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन जो होता है 3 स्टेप में होता है। हैंस द इंटेंसिटी ऑफ हाइट इज़ रिड्यूस, इसीलिए ये जो इसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसमें जो है ना सेकेंडरी रेनबो जो इज़ फेंटर देन प्राइमरी वन, ये तो आपका करेक्ट है, ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन आर जो है आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो होती है ना 3 स्टेप नहीं होती है, 4 स्टेप प्रोसेस होती है। इंटेंसिटी तो रिड्यूस होती है लेकिन 4 स्टेप प्रोसेस है। आर इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं, ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, तो इसमें सी हमारा दिया हुआ है, ए सही है, आर गलत है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो 16 का हमारा जो आंसर है वो है सी करेक्ट आंसर। अच्छा देखिए 15 में हमारा अभी एक रह गया, इसको देख लेते हैं पहले। 15 का हमारा जो और दिया हुआ है उसको देख लेते हैं पहले। 15 में तंत्रिका तंतु तंत्रिकाक्ष क्षेत्र साइटोन मस्तिष्क के लिए सूचनाएं एकत्रित करता है। साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। नर्व फाइबर कैन आइदर हैव अ ब्लैक माइलिन शीथ। ठीक है, इधर हैव नर्व फाइबर कैन ईदर हैव और लैक माइलिन शीथ। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें है कि सूचना एकत्रित करता है साइटोन, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। साइटोन जो है वो करेक्ट नहीं करता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वो करता है डेंड्रॉइड। ठीक है, और ये आपका है नर्व फाइबर कैन ईदर हैव और लैक माइलिन शीथ। नर्व फाइबर में क्या होती है, माइलिन शीथ होती है या नहीं होती है। इसमें दिए हैं दिस इन्फॉर्मेशन, ये है आपकी नर्व सिस्टम, ये होते हैं आपके डेंड्रॉइड। यहाँ जो होते हैं यहीं से ये सूचनाएं जो होती हैं रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यहीं से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड्स एट द एंड ऑफ द डेंड्रॉइड ट्रिप ऑफ अ नर्व सेल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो एक्वायर्ड होती हैं नर्व सेल की डेंड्राइट ट्रिप से होती हैं या कलेक्ट होती हैं भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो होगा क्या दिया हुआ उसमें, साइटोन दिया हुआ है ना पेपर में, तो सब फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, रही बात इसमें माइलिन शीथ तो होती है इसमें। ठीक है, होती भी है या नहीं भी होती है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, होती भी है नहीं भी होती है, बट इसमें आपका कोई मेंशन नहीं किया हुआ अभी। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये तो आपका डेंड्रॉइड्स कलेक्ट करती हैं और ये हाँ करेक्ट है आपका, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब 17 से जो आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।